भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं। सर मैंने बहुत आगे मुझे लगता है उनका ये प्रश्न हमारे बिल्कुल ठीक किया। वही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। इतना पर्याप्त है। अब सर मैंने आगे पीछे का सब इसलिए सुनाया ताकि कोई ये न कहे कि आपने उनका काट पीट कर, बिल्कुल ये काम हम तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। हालांकि ये काम हम कभी नहीं करते हैं। ये क्लिप काटने का काम बीजेपी आईटी सेल का है, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। और देखिए शिव कुमार जी, राजनाथ सिंह प्रश्नोत्तरी तैयार करके लाए थे, लिख कर लाए हैं सर, वो वही मैं प्रश्न भाई खुद ही लिख कर लाए हैं और उत्तर भी लाए हैं। देखिए ये प्रश्न स्पष्ट है कि विपक्ष ने नहीं पूछे थे, वे तो खुद ही कह रहे हैं पूछना हो तो, प्रश्न पूछना हो तो, और वाकायदा आपको ये प्रश्न पूछना हो तो यह पूछिए। तो जो लिखित प्रश्नोत्तरी तैयार करके राजनाथ सिंह लाए थे, उसमें अंतिम प्रश्न उन्होंने खुद पूछा कि क्या हमारे जांबाज जवानों को क्षति हुई है? तो उत्तर है नहीं। अब बताइए इसमें कौन सा संशय बचा है? कौन यह साबित करेगा कि इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया या कांग्रेस अपनी तरफ से कोई आरोप लगा रही है? क्या राजनाथ सिंह को 28 जुलाई 2025 को डीजीएमओ के बयान की जानकारी नहीं थी? आप तो रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेनाएं आपको रिपोर्ट करती हैं, आपके मातहत हैं एक तरह से। देश का रक्षा सचिव प्रतिदिन आपको ब्रीफिंग कर सकता है अगर आप चाहें तो, और युद्ध काल में तो ब्रीफिंग होती ही होगी हर दिन। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रीफिंग हुई होगी। हमें शुरू के उनके किसी भी उत्तर पर ऐतराज नहीं है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमने आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए, आतंक के कितने आका मारे इस पर भी हम बहस में नहीं पड़ रहे। लेकिन आपने ये तो झूठ बोला ही है कि हमारे किसी जवान को क्षति नहीं हुई है, और ये पूरी क्रोनोलॉजी से, टाइम टेबल से सिद्ध हो गया। अब आते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे कि संसद को, सांसदों को और संसदीय समितियों को क्या अधिकार हैं और क्या संरक्षण है। उसमें दो बातें बस महत्वपूर्ण है, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। नंबर एक, अनुच्छेद 105 सांसदों को यह अधिकार देता है कि उन्हें सदन में बोलने की पूरी आजादी होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी है कि वे सदन में खड़े होकर जो कहना चाहे कह सकते हैं। यद्यपि अमृतकाल में तो ऐसा भी नहीं होता। राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक म्यूट होता है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का माइक म्यूट होता है,
सांसदों को निलंबित किया जाता है, रिकॉर्ड 50-50 सांसदों को। लेकिन संसद और संविधान ने संसद को और सांसदों को यह अधिकार दिया है। दूसरी सबसे अहम बात उसमें है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो संरक्षण है कि संसद में दिए गए किसी बयान पर संसद के बाहर देश की किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। संसद में चल सकता है। संसद में बाकायदा विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना का केस चला सकती है। ये जो प्रस्ताव है एक तरह से प्रकरण ही है। अब जो कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दिया है, उसमें क्या कुछ हो सकता है वो भी हम बता देते हैं। वो भी अनुच्छेद 105 में ही लिखा हुआ है, और अतीत में कब कब हुआ है यह भी हम याद दिलाएंगे। अगर संसद में किसी सदस्य ने, मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, जानकारी होते हुए गुमराह किया है, जानबूझकर जानकारी छुपाई है, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और संसद की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का केस चलेगा। प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव की प्रक्रिया यह है कि कोई एक सांसद भी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, वो इसके लिए एक नोटिस देगा। नोटिस जाएगा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास। वे इस पर विचार करेंगे। सभापति को अगर लगता है कि इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए या विचार होना चाहिए, तो वे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजेंगे। समिति इस पर विचार करेगी। अगर समिति को लगा कि आगे इस पर बहस होनी चाहिए, तब फिर सदन में इस पर चर्चा होगी। संबंधित सांसद को या मंत्री को समन किया जाएगा। वो समिति के सामने अपना पक्ष रखे, सदन के सामने अपना पक्ष रखे कि उस दिन उसने सदन में ये नहीं ये कहा था, उसका आशय ये था, वगैरह वगैरह। अंत में इस पर मतदान होगा सदन में। बहुमत के आधार पर फैसला होगा। हम जानते हैं कि राजनाथ सिंह के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, क्योंकि सदन में, लोकसभा में सदस्य संख्या उतनी नहीं है। विपक्ष के पास उतनी गिनती नहीं है जितनी चाहिए। लेकिन इसी देश की संसद में सांसदों की सदस्यता तक गई है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेजा गया है। शिव कुमार जी एक बहुत पुरानी घटना याद दिलाते हैं दर्शकों। सन 1951 में देश की पहली संसद, 52 में चुनाव हुए, लेकिन उससे पहले वाली, जिसको बीजेपी के लोग संसद नहीं मानते, पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं मानते, 47 से 52 तक, लेकिन वो बाकायदा चुनी हुई संसद थी। उसमें एक सांसद थे मुंबई के, एच.जी. मुदगल, हाँ एच.जी. मुदगल उनका नाम था। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने मुंबई बुलियन एसोसिएशन, जो वहां के कारोबारियों का एक संगठन था, उससे प्रश्न पूछने के पैसे लिए हैं। कि वो जो प्रश्न चाहता था एसोसिएशन, उसके लिए उन्होंने पैसे लिए। कैश फॉर क्वेश्चन जिसको कहते हैं। बाद में अभी 10-20 साल पहले एक प्रकरण आया था, सवाल पूछने के एवज में पैसे लेने का। मुदगल जी ने पैसे ले लिए। 1000 रुपए में शायद कोई सौदा तय हुआ कि आप 1000 रुपए दे दीजिए, हम सवाल पूछ लेंगे संसद में आपके लिए। तब और 1000 रुपए बहुत थे। 1951 में 1000 रुपए बहुत थे। ये बात खुल गई। संसद में इसको लेकर विशेषाधिकार का प्रस्ताव आया, विशेषाधिकार हनन का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री सबसे पहले तो उन्हें तलब किया, उनसे 2 बार जवाब मांगा। इसके बाद सदन में प्रस्ताव आया और 24 सितंबर 1951 को खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही सांसद, अपनी ही पार्टी के सांसद एच.जी. मुदगल के खिलाफ सदन में यह प्रस्ताव रखा। लेकिन उस पर बहस हो पाती, आगे चर्चा होती। जानते थे वे, जब प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है तो सदस्यता जानी है। उसके पहले ही उन्होंने उसी दिन 24 सितंबर 1951 को इस्तीफा दे दिया। उससे भी बड़ी घटना 1978 में, आप जानते हैं, आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए।
कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। बाद में इंदिरा गांधी एक दूसरी सीट से चुनाव लड़ी और लोकसभा में पहुंची। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने 4 अधिकारियों को धमकाया है। क्यों धमकाया ये भी जान लीजिए। लोकसभा में कोई प्रश्न पूछा गया था इंदिरा गांधी के किसी विषय को लेकर। वे 4 अधिकारी उस प्रश्न का जवाब तैयार करने के लिए जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे। तो सरकार ने आरोप लगाया, जनता पार्टी की सरकार ने, कि इंदिरा गांधी उन अधिकारियों को धमकी दे रही हैं कि तुम मेरे खिलाफ जानकारी जुटा रहे हो। इस पर प्रस्ताव आया, इंदिरा गांधी को समन किया गया, उनका पक्ष सुना गया। लेकिन अंततः 19 दिसंबर 1978 को देश की संसद में, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री रह चुकी व्यक्ति को, संसद की सदस्य को, संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। एच.जी. मुदगल जी ने तो इस्तीफा दिया था, इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। उनकी सांसदी समाप्त कर दी लोकसभा ने बहुमत के आधार पर। मतदान हुआ, उसमें 279 वोट इंदिरा गांधी के विरोध में पड़े, यानी प्रस्ताव के पक्ष में, और इंदिरा गांधी के पक्ष में 138 वोट पड़े। और गजब ये कि सांसदी से बर्खास्त होते ही इंदिरा गांधी को दिल्ली पुलिस ने संसद भवन से गिरफ्तार कर लिया। वहीं से संसद परिसर से ही, संसद के भीतर से ही, दरवाजे के बाहर निकलते ही उनको गिरफ्तार करके पुलिस की वैन में बिठाला गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 7 दिन तिहाड़ में रही इंदिरा गांधी। 19 दिसंबर 1978 से 26 दिसंबर 1978। सोनिया गांधी उस समय घर का खाना लेकर जाती थी तिहाड़ हर दिन। वे तस्वीरें भी हैं, हमारे वीडियो में भी तस्वीरें देख सकते हैं दर्शक उस वक्त की, उनके तिहाड़ जेल जाते हुए की, तिहाड़ से बाहर आते हुए। सोनिया गांधी अपनी सास को खाना ले जा रही हैं तिहाड़ के दरवाजे पर, वे सब तस्वीरें हैं। तो जिस देश के इतिहास में संसद की शक्तियां इतनी चरम रही हैं, संसद को इतने अधिकार रहे हैं कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेज सकती है, वो संसद राजनाथ सिंह के प्रामाणिक झूठ पर सजा क्यों नहीं दे सकती? सबूतों के साथ है सब कुछ। और वे चाहें, विशेषाधिकार समिति, के.सी. वेणुगोपाल तो उसके अध्यक्ष हैं समिति के, वो उससे पहले रक्षा सचिव को तलब कर सकते हैं कि आप बताइए कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री को क्या रिपोर्ट पेश की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि कोई भी उत्तर मंत्री अपने मन से नहीं देता है। वे सारी जानकारी है, चाहे विधानसभाओं में मंत्री हों, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों, प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रश्नों के उत्तर तैयार होते हैं। जी, तो सर ये राम मंदिर चंदा चोरी में भी कोई प्रश्न तैयार होगा? इसमें भी कोई उत्तर देगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सवाल पूछे जाएंगे, तैयारी चल रही होगी। आपने देखा अजय राय किस तरह नजरबंद किए गए, उनको होटल के कमरे में घुसकर पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने। ये उस तरह का प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है कि हम और आपने मिलकर स्पेशल कवरेज न्यूज चैनल चलाने के लिए या स्कूल चलाने के लिए ट्रस्ट बना लिया है, या धर्मशाला के संचालन के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना हुआ ट्रस्ट है। तो केंद्र सरकार ही जवाबदेह है, खुद प्रधानमंत्री इस चोरी के लिए जवाबदेह है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि उनसे भी सवाल होने चाहिए, और हो रहे हैं। हम और आप तो सवाल कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मौन क्यों है? मन की बात में अभी क्यों नहीं इतवार को बोला उन्होंने कि आप चिंता मत कीजिए, मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि मंदिर की चोरी के आरोपी पकड़े जाएंगे, सबको सजा मिलेगी। इतना कह देते प्रधानमंत्री। जिस मंदिर के नाम पर आप सत्ता की सीढ़ियां चढ़े हैं, जिस राम का नाम जपते हुए आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जिसे उंगली पकड़कर उसके घर में प्रवेश दिलाया था आपने, उस हमारे राम के मंदिर को लूट लिया गया और प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। तो सवाल तो अभी बहुत आने हैं। अगला सत्र बहुत भारी पड़ने वाला है, जैसे पिछले कई सत्र मोदी एंड कंपनी को भारी पड़े हैं। जी शुक्रिया। सर इंदिरा गांधी को जेल हो सकती है, तो उस प्रधानमंत्री
रह चुकी महिला को, जिसका नाम बोलता था, काम बोलता था, तो राजनाथ सिंह को तो ये बचाने भी नहीं आएंगे। कहेंगे जा रहे हैं तो कम से कम हमारा एक प्रतिद्वंदी निपटा जा रहा है। कम से कम राजनाथ के, मुझे नहीं लगता है कि राजनाथ को बचाने के लिए सरकार आएगी, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए सरकार आएगी। अगर राजनाथ मजबूरी जेल चले गए तो सब सरकार जेल जाएगी, पूरी सरकार, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जैसे कल दिल्ली में एक 700 करोड़ का घोटाला खुला है, और इतना हौसला, एक दर्शक लिख रहे हैं, इतना हौसला राजनाथ सिंह में कहां है कि रक्षा सचिव से पूछ लें कि तुमने मुझे ऊपर वालों के कहने पर गुमराह क्यों किया। इतना हौसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केंद्र में बैठे सर मंत्री कोई भी अपने बाबू तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना पीएमओ की परमिशन के। और छोटी सी बात हुई बिना पीएमओ के। शिव कुमार, रक्षा सचिव की बात चली है, हमारे दर्शक ने जो लिखा है, आप एक बात और समझ लीजिए, संसद को इतने अधिकार होते हैं कि वो संबंधित अधिकारी को बुलाकर कटघरे में खड़ा करके उस पर मुकदमा चला सकती है। अगर दस्तावेजों में ये साबित हो जाए कि रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री को 28 जुलाई के भाषण से पहले भाषण तैयार करने की जो सामग्री होती है वो रक्षा सचिव ने गुमराह करने वाली उपलब्ध कराई थी, उनकी फाइल की नोटिंग, उनके उत्तर तैयार करने के जो प्रमाण हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, अगर उनमें ये साबित हो जाए, आरटीआई से निकलवाया जा सकता है। संसद तो खुद मांग सकती है, विशेषाधिकार समिति रक्षा सचिव को तलब कर सकती है, रक्षा मंत्रालय के क्लब को किसी क्लर्क को तलब कर सकती है कि आप बताइए कि इसका उत्तर तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास थी। आप ये समझिए शिव कुमार जी, अगर विधानसभा में भी किसी में देरी से जवाब पेश किया जाए तो जो विभाग, जो अधिकारी, यहां तक कि जिलों के कलेक्टर तक जिम्मेदार होते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, उन पर समय सीमा के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग महत्ता है। तो जिम्मेदारी जब तय होगी तो रक्षा मंत्री से लेकर नीचे तक सब पर आएगी। नौकरशाही को तो छोड़ दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जवाब दे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री, सरकार और प्रधानमंत्री है। आपने एक विषय उठाया है कि राजनाथ सिंह को निपटाने में मोदी शाह को कोई देर नहीं लगेगी। उनके लिए तो अच्छा है, उनके रास्ते का एक कांट नहीं, नहीं, पर मैं उसी पर आ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो। देखिए, राजनाथ सिंह को निपटा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत दूसरी है। हमारे आपके देहात में एक मुहावरा चलता है, डुकरिया के मरे का गम नहीं है, जम लपके का गम है। हाँ। कि जम ने देहरी देख ली। अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला हो, 100 साल की है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु पर दुख नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन परिजनों को ऐसा लगता है कि यम ने, यानी मृत्यु के देवता ने घर देख लिया, तो अब इनका आना जाना लगा रहेगा। हाँ। तो राजनाथ सिंह के इस्तीफे से जम लपक जाएंगे। दिक्कत यह है कि अगर राजनाथ सिंह का इस्तीफा हुआ तो मोदी शाह का वो इकबाल खत्म हो जाएगा। रक्षा मंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की बैठकें लेते हैं, एक तरह से अनौपचारिक रूप से नंबर 2 हैं, उनके इस्तीफे का मतलब होगा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस्तीफे के नाम का जो जम है, यम है, वो लपक जाएगा। फिर तो विपक्ष कहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा देते चलो साहब, कहाँ जा रहे हो, अब देर मत लगाओ। पीयूष गोयल का भी इस्तीफा दे दो, ले लो। अब विदेश मंत्री का इस्तीफा भी देते जाओ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को पहले ही दे दी थी। ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री का इस्तीफा दे दो। परेशानी मोदी शाह की यह है कि अगर एक भी इस्तीफा हुआ तो फिर ये झड़ी लग जाएगी, हौसले बुलंद हो जाएंगे विपक्ष के, और जनता के बीच में ये मैसेज चला जाएगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार नाकाम रही है। सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने झूठ बोला है इस्तीफे के साथ ही। इसलिए उन्हें बचाने की पूरी कोशिशें होंगी, लेकिन जब इस पर बहस होगी, सदन का अगला सत्र, जब अभी मानसून सत्र शुरू होगा, तब उसमें जब बहस मुबाहिसा होगा, वो एक तरह से सरकार को पूरी तरह निर्वस्त्र करने का काम करेगा।
एक एक सबूत के साथ विपक्ष जब इन तारीखों पर बात करेगा, जो हम अपने डिस्कशन में आपके साथ कर रहे हैं, जो वीडियो में हम बता चुके हैं, देश भर के लोग लिख और बोल रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड में जाएगा संसद की हमेशा के लिए कि इस देश के रक्षा मंत्री ने 28 जुलाई 2025 को झूठ बोला था, शहीदों की शहादत का अपमान किया था। भले उनका इस्तीफा न हो, पर रिकॉर्ड में इतना चला जाना भी मोदी के माथे पर कलंक की तरह दर्ज रहेगा। जी सर, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। कलंक तो बहुत सारे हैं। चीन ने जमीन कब्जा ली, कलंक है। पाकिस्तान के साथ राम माधव सुनने में आया है कि कुछ बातचीत इलू इलू कर रहे हैं, और हम आपके साथ दर्शकों को कोशिश भी करेंगे कि सुबह प्रोग्राम कुछ दें, अच्छा डिटेल जानकारी दें ताकि दर्शक समझ सकें। लेकिन सर, ये सब जो हो रहा है, राम मंदिर, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, और जिस सर्वोच्च लीडर को, खामेनेई को श्रद्धांजलि देने में मोदी ने कोताही बरती थी, वहां बिहार के राज्यपाल भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जाएंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब किस हैसियत से जाएंगे। अब जब सब कुछ, वो कहते नहीं है कि एक बैल था वो चलता नहीं था सर, किसान ने फिर उसकी गुस्से में आके एक दिन पूंछ ही काट दी। तो जब पूंछ कट गई तो बड़ा तेजी से चलने लगा, क्योंकि अब मक्खी लगती थी तो उड़ा नहीं पाता था। तो एक ही रास्ता बचा था कि स्पीड में चलो तो हवा से मक्खियां उड़ जाती थी। तो पूंछ कटा के जो पहने होते हैं, तेजी पकड़ते हैं। और बिल्कुल सटीक सर है कहावत, पूंछ कटा के अब पहने हुए हैं, अब जाने से क्या फायदा है। सैयद अता हसनैन और एक और कोई सज्जन, दो लोग जा रहे हैं खamenei साहब की मैयत में। देखिए अब ये किस मुंह से जाएंगे जब आपने उनकी मौत पर, अमेरिका के हाथों हुई उनकी हत्या पर खिराजे अकीदत पेश नहीं किया, श्रद्धांजलि के 2 शब्द सोशल मीडिया पर नहीं लिखे। प्रधानमंत्री सिर्फ 2 शब्द लिख देते कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, इसलिए हम शोक जताते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के या भारत सरकार के ईरान के साथ या अली खamenei के साथ रिश्ते नहीं रहे। अभी 2016 में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे बगल में खamenei के, वहां पर ज्ञान बघार रहे थे कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते इतिहास से भी पुराने हैं। खamenei साहब को पता नहीं कौन सी सदी की कुरान की प्रति लेकर गए थे, शायद 7वीं सदी की, पता नहीं कब की, दुर्लभ कुरान की प्रति लेकर गए थे, दिखाई ऐसे फ्रेम में जड़ी हुई, उनको दी, भेंट की है खamenei को अपने हाथों से। सर, सनातन नहीं दोषी हुआ होगा, सनातन नहीं बिगड़ा होगा, कुरान भेंट करते हुए एक सनातनी को, सनातन को कोई सनातन को शर्म आ रही होती, सनातन के ये भाजपाई और संघी हिंदुओं को अगर जरा भी शर्म होती तो राम मंदिर पर सड़कों पर उतर आए होते। चुनिंदा लोगों के सिवा कितने लोग अभी तक इसके विरोध में आए हैं। तो अब बेशर्मी के साथ तेहरान जा रहे हैं, 4 जुलाई को श्रद्धांजलि देंगे, वहां पर जाकर उनके जनाजे में शामिल होंगे। वो दूसरा नाम मैं भूल रहा हूं, सैयद अता हसनैन के साथ एक और कौन जाने वाले हैं, लेकिन कम से कम एक मंत्री को जाना चाहिए था। जहां तक मेरी जानकारी, कोई सांसद और जा रहे हैं, मंत्री नहीं है शायद, कम से कम विदेश मंत्री को जाना चाहिए था। पहले ऐसे अवसरों पर बड़े स्तर पर लोग गए हैं। राजीव गांधी के समय संभवतः उनकी मौत हुई थी, अयातुल्ला खुमैनी की, तब पीवी नरसिंह राव गए थे। सर, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा जा रहे हैं। हाँ, अब इनका नाम भी अपने नहीं सुना था। ठीक है, मंत्री जा रही हैं, लेकिन जाना तो कम से कम विदेश मंत्री को चाहिए था। राजीव गांधी ने पीवी नरसिंह राव को भेजा था अपने मंत्रिमंडल से अयातुल्ला खमेनी के अंतिम संस्कार में। तो जिस देश के साथ इतने पुराने रिश्ते हैं, 5000 साल पुराने रिश्ते हैं, उसके सुप्रीम लीडर की मैयत में आप अनजाने से मंत्री को भेज रहे हैं जिसका नाम भी देश नहीं जानता। सैयद अता हसनैन को तो इसलिए भेज रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, फौज के अफसर रहे हैं पुराने। तो ये राजनाथ जी को ही भेज देते, राजनाथ सिंह को ही भेज देते, जयशंकर चले जाते ना, जो कह रहे थे मध्यस्थता दलाली होती है इसलिए हमने नहीं की है, वही चले जाते। पर ये सब लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं।
वहां जाते तो वहां भी लोग पूछते, अच्छा आप जयशंकर वही है क्या जो मध्यस्थता को दलाली कह रहे थे? राजनाथ सिंह से हो सकता है वहां कोई पूछ लेता, अरे आप तो कह रहे थे आपका कोई जवान शहीद नहीं हुआ। तो मार्गरीटा से कौन पूछेगा, कोई जानता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कम से कम देश की जागरूक जनता की नजर में पूरी तरह मोदी और उनकी सरकार गिर चुके हैं, नजरों से बिल्कुल गिर चुके हैं। जी शिव कुमार। चलिए सर, देखते हैं कौन किसकी नजर से कितना गिरेगा और किसके हिस्से में क्या आएगा, और दर्शक इसे कैसे देखते हैं। क्या राजनाथ सिंह को सजा होनी चाहिए झूठ बोलने पर? नहीं, हमें जरूर लिख भेजें, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।